शिमला दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम का रोड शो हुआ शुरू। सीटीओ से रिज के लिए निकले, गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति, फव्वारे या शिवलिंग, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे की जो एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने। मंकी पॉक्स को लेकर आगरा समेत देश भर में अलर्ट जारी। विदेशी पर्यटक को लेकर खास सावधानी बरतने के आदेश। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला दौरे पर हैं और ऐसे में सीटीओ रिज मैदान के लिए पीएम का रोड शो, पीएम का काफिला निकला और प्रधानमंत्री पहले बंदी गाड़ी से निकले और मॉल रोड पर गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और रिज की ओर बढ़ते रहे। सड़क किनारे खड़े लोग पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते नजर आए। प्रधानमंत्री का हिमाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इससे पहले उनका हेलीकॉप्टर अनाडेल मैदान में लैंड हुआ है। वहीं वहां से पीएम सड़क मार्ग से विधानसभा चौक तक पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत, उनका अभिवादन किया। पीएम ने भी आपको बता दें कि रोड शो किया है, पुष्प वर्षा उन पर की गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर शिमला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सर, हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो बिजली मिल गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी को हम प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। ನಾನು आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್। BP ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಪೈಲೆ। ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗಿದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ सर। आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था। हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था। उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है। और हमारे
घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली आकृति फव्वारा है या शिवलिंग है, इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें और अपनी अपनी प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और आज आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे हुआ था उसका वीडियो फुटेज सामने आ गया है, जिसे सर्वे टीम के फोटोग्राफर ने शूट की है और कोर्ट को सौंपा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की जो एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें खुद वाराणसी कोर्ट ने सर्टिफाई किया है। देखिए कि ज्ञानव्यापी के अंदर का ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो, और ये वीडियो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से ये जो शिवलिंग के दावे हिंदू पक्ष कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और मुस्लिम पक्ष जो ये कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब ये सर्वे का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो सामने आ गया है, और वो वीडियो आप देखिए। इस मसले पर आगे भी कई बार चर्चाएं लगातार चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें तो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, पीएम सम्मान निधि के साथ अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। बता दें कि मंच पर सांसद स्मृति ईरानी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। मंकी पॉक्स को लेकर आगरा समेत देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स के केस नहीं मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहती है। आगरा के होटल संचालकों और ऐसी जगह जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, इन सभी से खास तौर पर ध्यान रखने की बात कही गई है। साथ ही अगर लक्षण किसी मरीज में पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही जो लोग संक्रमित होंगे उनके संपर्क में आए लोगों को भी आपको बता दें कि आइसोलेट किया जाएगा और 21 दिन के लिए उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। ये जो मंकी पॉक्स की कुछ केसेस किसी विदेशों में निकले हैं, जिसमें यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसमें ये देखा गया है कि स्किन इरप्शंस होते हैं और कुछ और बाकी सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, बुखार आना, लिम्फ नोड, पेनफुल लिम्फ नोड होना। तो इन सबको देखते हुए ये अलर्ट, चूंकि यहाँ पे जैसा आपने कहा कि विदेशी पर्यटकों का बहुत आना जाना रहता है। कोरोना वायरस जिसने समूचे विश्व भर के अंदर हाहाकार मचाकर रख दिया था, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद
ओमिक्रॉन इससे पहले कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ओमिक्रॉन के कारण भी आगरा के अंदर, पूरे देश में, बल्कि आगरा में जिसको पर्यटन स्थल कहा जाता है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर हालांकि आगरा के अंदर ओमिक्रॉन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। अब एक बीमारी और समूचे विश्व भर के अंदर फैल रही है जिसका नाम मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स के विश्व भर के कुछ देशों के अंदर संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसको लेकर भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राशिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। राशिद, मंकी पॉक्स को लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं? राशिद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? राशिद से हम जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स को लेकर क्या कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें काफी हाहाकार मचा था। इसके बाद दूसरी लहर, फिर उसके बाद जब ओमिक्रॉन ने दस्तक दी थी हमारे भारत देश में जी, तो आगरा का स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से मुस्तैद था। उसका परिणाम ये देखने को मिला था कि ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव देश भर पे नहीं पड़ा था। आगरा एक पर्यटन स्थल है और आगरा के अंदर देश विदेश से तमाम सैलानी आते हैं। यही वजह है कि आगरा के अंदर ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस या मंकी पॉक्स इस तरीके के वायरस को लेकर पहले अलर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसका जो संक्रमित पाया जाएगा तो उसके लिए आगरा स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह इंतजाम कर लिए हैं। 22 दिन का आइसोलेशन वार्ड के अंदर उस संक्रमित मरीज को रखा जाएगा। अगर मरीज मिलता है उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी लगभग 20 से 22 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं आगरा के अंदर कर रखी है। बहुत शुक्रिया राशिद जी, बोलिए। हालांकि बता दें अभी आपको, मंकी पॉक्स जो है हमारे देश के अंदर इसके केसेस अभी नहीं मिले हैं। दुनिया भर के कुछ देश हैं जहां इसके केसेस मिले हैं, लेकिन आगरा पर्यटन स्थल है और यहाँ दूर दराज से अलग अलग देशों से, अलग अलग जनपदों से लोग आते हैं। यही वजह रही है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन में अलर्ट किया गया था तो उसमें सफलता मिली थी स्वास्थ्य विभाग को। इसी तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, तो मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि फिलहाल देश में मंकी पॉक्स से जुड़े एक भी केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 300 से ऊपर जो केसेस हैं वो बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर पहले से ही देश अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल हसन ने रायबरेली मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश के उच्चायुक्त और उच्च प्रतिनिधि मंडल ने भी आरडिका में तैयार हो रहे कोच का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि राइट्स के माध्यम से आरडिका विदेशों में कोचों का निर्यात कर रही है और यहाँ उन्होंने इंडियन रेलवे की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को परखा और आरडिका को कोचों की तकनीकी डिजाइन और गुणवत्ता देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री को मॉडल रेलवे कोच फैक्ट्री की बनी फिल्म भी दिखाई गई। बस्ती जिले के हरहरिया तहसील के घूसखोर लेखपाल को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं हरहरिया तहसील के लेखपाल आनंद चौबे बुजुर्ग महिला से वरासत के नाम पर 1 बीघा जमीन का दाम मांग रहे थे। घूस लेने के दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रभारी डीएम सीडीओ राजेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
एक वीडियो वायरल हुआ था कि आनंद चौबे तहसील हरिया में है, अभी मेरी एसडीएम हरिया से बात हुई है। उन्होंने बताया कि उसको प्रकरण को संज्ञान लेते उनको निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। तो क्या वीडियो में क्या कुछ अभी तक पता चला? ये जांच का विषय है। जो वीडियो वायरल पर ये प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कि उनके द्वारा गलत कृत्य है, हमारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है, उसके तहत बिल्कुल गलत है काम किया, तो उनको सस्पेंशन करते हुए और भी जो कार्रवाइयाँ होंगी वो। मुरादाबाद में जीविका बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हरि किशोर सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को प्रशासन ने 100 साल से भी पुरानी कपूर कंपनी पर लगने वाली फल सब्जी मंडी को तोड़ दिया है। इसको लेकर उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी फल सब्जी बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लगभग 200 परिवारों के सामने जीविका की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अधिकतर परिवार बेहद गरीब हैं, महिलाएं हैं और उन्हें भी बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं ज्यादा हैं। मंडी को तोड़ते समय कीमती सामान जमींदोज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जो वहां पर लगातार धरना दे रहे थे उनकी ये मांग है कि सभी लोग जो है उन्हें कहीं जगह दी जाए जहां पर वो मंडी लगा सके। ये मामला ये है कि अंग्रेजों के समय की लगभग 100 साल से भी अधिक पुरानी मंडी कपूर कंपनी मुरादाबाद के अंदर लगी हुई थी और सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना कारोबार कर रहे थे। लेकिन अभी 24 मई को बुलडोजर चलाकर उसे जिला प्रशासन ने और रेल प्रशासन ने मिलकर तोड़ दिया और तमाम जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है। और चलिए पटना से एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी के दोनों राज्यसभा के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, नामांकन दर्ज कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शंभू चरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन दर्ज कर दिया है। बड़ी खबर जहां पर दोनों उम्मीदवारों ने विधानसभा में नॉमिनेशन किया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां उम्मीदवार ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। दोनों उम्मीदवारों ने बीजेपी केंद्र का आभार जताया है। बीजेपी के दोनों राज्यसभा के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर लिया है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन के वक्त कई सारे दिग्गज भी दोनों के साथ मौजूद रहे हैं। बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा में नॉमिनेशन कर लिया है। बाहर निकलने के बाद बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया है। देखिए, जब जिंदगी मिली इतनी बड़ी, जिम्मेवारी भी बड़ी मिलेगी ही, और जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का भी प्रयास हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ठीक है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कर लिया है, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? क्या कुछ दोनों उम्मीदवारों की तरफ से बातें जो है वो कही गई हैं? तो संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन जो है वो कर लिया है। बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा में नॉमिनेशन किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कर लिया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज हम वहां पर देख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल पूजा, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही जो दोनों कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के, उन दोनों ने ही अपना नामांकन दाखिल करा लिया है। और इस बीते दिनों भी दोनों ही कैंडिडेट पहुंचे थे विधानसभा में नामांकन कराने के लिए, लेकिन जो कागजात थे उसमें कुछ कमियां थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, लिहाजा उनका जो नामांकन था वो नहीं हो पाया था। और आज अगुवाई में ही दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन दर्ज कराया और बाहर निकल के पार्टी का और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को देश के उच्च सदन में भेजने का काम करती है। इस तरीके का मौका जो शंभू शरण पटेल और जो दूसरे कैंडिडेट है सतीश चंद्र दुबे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस फैसले पे कहीं ना कहीं खड़े उतरने की भी बातें दोनों ही उम्मीदवारों ने की है।
और इस बात को कहा है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी राज्यसभा में वो आवाज उठाएंगे और अपने जो उनके पार्टी के जो और कामकाज है उनको लेकर के भी राज्यसभा में आवाज उठाएंगे। बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दोनों ही उम्मीदवारों ने बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद किया है, शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र में भी विकास की ओर काम करेंगे। आज नॉमिनेशन दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवारों ने बीजेपी की तरफ से कर लिया है। में तो प्रत्येक कार्यकर्ता आशान्वित रहता है कि बूथ का कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इतनी मेरी आशा नहीं थी कि इतनी कम उम्र में मुझे राज्यसभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको जब सूचना मिली पहली बार तो कैसा लगा? मैं आधा घंटा तक भाव विभोर में रो रहा था। मैं यकीन हो पाया था? यकीन तो था, लेकिन मैं भावनावश बिल्कुल रोने लगा। मैं आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से निभाएंगे। मुरादाबाद के भोजपुर के बिजना गांव में मजदूर रमेश की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी से कराई थी। पुलिस ने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि पत्नी के कहने पर ही प्रेमी ने साजिश रचकर अपने साथियों के साथ मिलकर पहले रमेश को शराब पिलाई, इसके बाद उसकी हत्या कर जंगल में शव को फेंक दिया। एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने पुलिस लाइन में हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के बिजना गांव निवासी रमेश 24 मई की शाम से लापता थे। 28 मई की सुबह पड़ोसी के खेत में रमेश का शव मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि की गई है। फिलहाल पत्नी फरार बताई जा रही है। थाना क्षेत्र भोजपुर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी ग्राम बिजना के जंगल में। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पहुंचे। जब जानकारी की गई तो यह उसी गांव के रमेश की बॉडी थी। रमेश के घर वालों द्वारा बताया गया कि 24 तारीख को ये अपने साथी रिंकू के साथ निकला था, जिस संबंध में इनके परिजनों द्वारा 27 तारीख को थाना भोजपुर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। रामपुर के थानागंज के अंतर्गत जेल रोड स्थित रहने वाला युवक रहमान फरजान अली का अपनी बीवी के साथ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर युवक की बीवी अपने घर चली गई थी, जिसकी सूचना रहमान ने थाने में दी। युवक ने बताया कि पुलिस ने पत्नी को लाने को कहा। मैं अपनी बीवी को लाने उसके घर गया और आपको बता दें कि वहां पर पत्नी ने आने से मना कर दिया। फिर पत्नी और उसकी मां ने मिलकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। अमरोहा में 2 अलग अलग स्थानों पर जान जोखिम में डालकर बाइक सवार स्टंट करता वीडियो सामने आया है। जहां अमरोहा जनपद में 2 ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को ताक पर रख वीडियो में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े होकर नेशनल हाईवे 9 पर बाइक पर स्टंट करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरा वीडियो अमरोहा शहर के बिजनौर मार्ग का है, जहां पर एक ही बाइक पर बच्चों समेत 7 लोग सवार हैं और एक नाबालिग बच्चा बाइक की साइलेंसर पर पैर रखकर खड़ा हुआ है और मौत को चुनौती दे रहा है। स्टंट करते एक कार सवार व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर जिले के चांदपुर के गांव बस्टा की रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में पहला स्थान लाकर अपना ही नहीं बल्कि अपने जिले का भी नाम रोशन किया है। श्रुति शर्मा का परिवार अब बिजनौर जिले में न रहकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता है। श्रुति शर्मा के ताऊ और ताई श्रुति की सफलता से बेहद खुश हैं। श्रुति के परिवार वालों का कहना है कि श्रुति शुरू से ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही हैं। इसी का नतीजा है कि श्रुति ने यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपने और अपने परिवार सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। पहले मतलब लगता तो था कि बच्चा बहुत होशियार है, वो शुरू से ही बहुत लीनियंट रही है पढ़ाई में, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत करती है और सिंपल लिविंग है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी सारी एजुकेशन दिल्ली से हुई है, वहीं से सारी जो है इसने इंटरमीडिएट वहीं से करा है और इसने उसके बाद में फिर जो अपना जो है अंडर ग्रेजुएशन है वो इसने करा है सेंट स्टीफन दिल्ली से। हिस्ट्री में BA करा वहाँ से, टॉप करा था वहाँ भी इसने।
और वहीं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 2021 के अंतिम परिणाम की घोषणा हो गई है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर की अंशु प्रिया ने 16वां रैंक लाकर जिले के साथ ही बिहार को गौरवान्वित किया है। बता दें कि अंशु ने चिकित्सक के पद पर 2 वर्ष तक एम्स में सेवा भी दी है। वहीं अंशु के घर में ये सूचना मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां मनाई जा रही है। यही कहेंगे कि मानव सेवा का जो वो बचपन से लेके चली थी, वो मानव सेवा जनहित के लोगों, आम जनों के लिए, जो अंतिम पदान पर लोग हैं उसके सुविधा के लिए, चूंकि हम समझते हैं कि जो भी IAS IPS होते हैं ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। जो भी सरकारी डिसीजन लेता है वो जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे प्रशासन के लोग करते हैं। इतनी खुश हूँ, हमारा अभिलाषा यही था। दादी तो पहले चली गई, वो हमसे यही बोली डॉक्टर तो बनिए गए दादाजी, IAS का तैयारी करते हैं, जो होने का हुआ होगा। हम बहुत खुश हैं, बेटी के मेहनत और सबों का आशीर्वाद का ये रिजल्ट है। मुंगेर में 15 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। सुबह युवक का शव गांव के ही तालाब में तैरता मिला, तब इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि युवक घर वापस नहीं आया था। जिसके बाद पुलिस ने बीती रात भी उसे खोजा पर कहीं पता नहीं चला और सुबह शव तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल गाँव में दहशत का माहौल है। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और परिवार वालों के बताए बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में अनियंत्रित होकर ट्रक ने पलटी मार दी, जिससे सड़क पर जा रहे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि मृत बाइक सवार रामू पटेल हथुआ थाना इलाके के सोहागपुर गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। बीती रात रतनपुर ओपी क्षेत्र निवासी सौरभ और गौरव के घर पर 2 अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बारे में हेडक्वार्टर DSP निशित प्रिया ने बताया है कि गोलीबारी करने वाले अपराधी और जिसके घर पर गोलीबारी की गई, दोनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दोनों पर कई प्राथमिकी भी दर्ज है। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। ओपी में करीब कल रात में 2-2:30 बजे की ये घटना है। जो बात सामने में आई है, अभी एक अपराधी है जिसका नाम बोगा बगलुआ है। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके द्वारा सौरभ और गौरव है जो रतनपुर का ही रहने वाला है, उसके घर पे गोली चलाने की बात सामने आई है। बेगूसराय के सकराबासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आंगनबाड़ी केंद्र का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। दरअसल वार्ड के कमिश्नर मूलू देवी और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो आंगनबाड़ी केंद्र में हमेशा ताला ही लटका रहता है। महीने में 1 से 2 दिन ही केंद्र का संचालन होता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए अभी 10:30 बजा हुआ है, लेकिन अभी आंगनबाड़ी का ताला भी लॉक है। वो अबे नहीं करता है तो ताला कहाँ से खुलेगा? वो आएगा तब न ताला खुलेगा। महीना में 1-2 दिन आता है, उसके बाद बस अपना हाजिरी बनाया, बस बात खत्म। बच्चा कहीं जाए, महीना में 1 बार, कहीं 2 बार, न तो नहीं हो 2 महीना 3 महीना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।